नमस्कार। आज की चौपाल में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात के बाद हमारे किसान भाई गाँव में अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं। साथ में खरीफ फसलों की बुवाई के कटाई के बाद इस समय कटाई लगभग हो चुकी है और धान की कटाई चल रही है, तो खेतों की साफ़ सफाई भी कर रहे हैं। तो स्वच्छता और प्रकाश पर्व के दीपावली पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों, रबी फसलों की बुवाई की तैयारी चल रही है। हमारे किसान भाई जिनके खेत खाली हो गए हैं वो उसकी जुताई कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे किसान भाई बीज चयन कैसे करना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, कौन कौन से उर्वरक डालना चाहिए, बाज़ार से ख़रीदने के पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, और साथ में जिन किसान भाइयों के खेतों के पास में जो भूमि पड़ी है उस पर कौन कौन से पौधे लगाना चाहिए, जिससे किसानों को फसल के साथ साथ एक अतिरिक्त आमदनी भी उस खाली ज़मीन जो पड़ी है उससे हो सके। इस संबंध में भी आज जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, आज हमारे बीच में जो विशेषज्ञ हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देता हूँ। कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा से पधारे हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। आप हमें सामयिक साग सब्जी के साथ साथ रबी फसलों की बुवाई के बारे में भी बताएंगे। डॉक्टर अशोक वर्मा जी हमारे बीच में हैं। आप भी रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय जो कृषि से संबंधित थे वहाँ पर कृषि वैज्ञानिक, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आप रबी फसलों में क्या तैयारी किसान भाई करें इस संबंध में जानकारी देंगे। और डॉक्टर प्रभात तिवारी जी हैं, आप कृषि वानिकी से संबंधित जानकारी देंगे। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, प्रदेश के विभिन्न अंचलों से जो किसान हमारे बीच में पधारे हैं, नौजवान भी हैं, महिला किसान भी हैं, तो पहले आपका उनसे परिचय करा देता हूं। आप अपना परिचय दें जी, बोलें। चौपाल कार्यक्रम में बैठे कृषि विभाग अधिकारी और मेरे किसान भाइयों सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती मथुरा देवी नागर, ग्राम पंचायत हिनोती सड़क से आई हूँ, सरपंच। जी, आप मनीष जी आप बोलें। मेरा नाम नीलेश नागर है, मैं ग्राम हिनोती से आया हूँ। सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। आप सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार और सभी किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम आकाश पटेल है और मैं भोपाल से 10 किलोमीटर दूर नज़दीक मेरा गांव है, बगरोदा जिसे कहते हैं, मैं वहां से आया हूं। जी, आप सर नमस्कार, मेरा नाम मनीष सोनी है और मैं ग्राम पर्राते नर्मदापुरम से हूँ। जी, नमस्कार सर, मैं रूप सिंह राजपूत, ग्राम रोहना, जिला नर्मदापुरम से किसान हूँ और विगत वर्षों से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीलबड़ बरखेड़ा नातू से हूँ। जी। तो आप सभी किसान भाई बहनों का चौपाल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप इतनी दूर से हमारे कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जो हमारे बीच में विशेषज्ञ हैं, सबसे पहले मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी से जानना चाहूँगा कि वो इस समय हमारे किसान भाइयों को साग सब्जी में क्या काम करना चाहिए, जानकारी दें। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चूँकि रबी का मौसम है, इस समय हमारे किसान भाई जो सब्जी लगा रहे हैं वे आलू है, टमाटर है, कद्दू वर्गीय सब्जियां तो लगातार साल भर लगती हैं, साथ में मटर है और मिर्च की जो है इस समय जो है तैयारी कर सकता है और इनको खेतों में लगा सकता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखें कि जब भी सब्जियों को जिनकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं, चाहे वो मिर्च है, टमाटर है, बैगन है और गोभी वर्गीय, तो चूँकि उसमें मृदा जनित रोगों का प्रकोप ज़्यादा दिखाई देता है और नर्सरी सीडलिंग में भी काफ़ी बीमारियां जाती हैं, तो उससे बचने के लिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब नर्सरी में हम बीज लगाते हैं तो नर्सरी लगभग ज़मीन से 1 फीट ऊंची हो और उसमें जो भी हम पौध लगा रहे हैं उसमें फफूंदनाशक दवा का उस नर्सरी में छिड़काव करें, ताकि जो है जब बीज से पौध निकले तो उसमें जो है बीमारियां ना लगें, पूरी तरीके से स्वस्थ रहे। किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ जो सलाह दे रहे हैं उसका आप पालन करेंगे तो निश्चित तौर से उत्पादन बढ़ेगा और रोग इत्यादि कीटों से भी बचाव आपकी फसल का हो सकता है। डॉक्टर अशोक वर्मा जी, हमारे किसान भाइयों को इस समय खाली अगर खेत हो गए हैं तो खेत की तैयारी कैसे करें?
देखिए, नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि अभी रबी का मौसम प्रारंभ होने वाला है, तो सोयाबीन जो काफ़ी एरिया में हमारे यहाँ सोयाबीन ली जाती है और खरीफ में धान ली जाती है, जो मुख्य फसल है हमारे यहाँ खरीफ की। मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे तो अभी सोयाबीन तो लगभग सभी जगह कट चुकी है। मुश्किल से 5 या 10% सोयाबीन बची है, वो भी अभी कटने पे है। तो किसान भाइयों को सबसे पहले क्या करना है, अगर सोयाबीन कट चुकी है तो खेत को आपको पहले फसल का रबी में कौन सी फसल लेनी है उसका पहले आपको चयन करना है। अगर मान लो आपको गेहूं लगाना है तो गेहूं के खेत की तैयारी के लिए आपको 2 से 3 बार अच्छी तरह से आप बखर दीजिए, खेत को अच्छे से बखर दीजिए। गेहूं लगाना है तो गेहूं में आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जो खेत बने, खेत में अच्छे बारीक उसमें बड़े ढेले ना हो। अगर आप चना लगा रहे हैं तो चने में अगर मान लो थोड़े बहुत ढेले रह भी जाते हैं तो इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लो आप गेहूं के लिए खेत बना रहे हैं तो खेत बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। कल्टीवेटर चलाने के बाद उस पर रोटावेटर 1 या 2 बार आप उस पर रोटावेटर से तैयारी कर लीजिए। धान काटने के बाद हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, अगर मान लो किसान भाई इसको डायरेक्ट सोइंग करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं हमारे यहाँ कृषि यंत्र का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है खेती में, तो धान भी हमारे यहाँ किसान ज़्यादातर धान हार्वेस्टर से कटा रहे हैं। हार्वेस्टर से कटाने के बाद उसमें जो पराली बचती है तो उससे या उस पर हमें आग तो नहीं लगानी, सबसे पहला आग नहीं लगानी है। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आग लगाने से आपके जो ज़मीन में जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे खेती के लिए लाभदायक कीटाणु जीवाणु होते हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक तरीका, सबसे ये अच्छा तरीका है, आप उसमें डायरेक्ट सोइंग के मेथड भी अब आ गए हैं। उसमें सुपर सीडर एक मशीन आ गई है, उससे आप डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं, बिना उसमें आपको कल्टीवेटर चलाना है या रोटावेटर चलाना। सुपर सीडर मशीन है, उसके माध्यम से आप उसको डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं गेहूं की। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे हम काफ़ी हद तक हमारा खर्चा भी बचा लेते हैं फसलों में निराई गुड़ाई का, और ये अपन कल्टीवेटर चलाते हैं इसका खर्चा बच जाता है, रोटावेटर खर्चा बच जाता है, और हमारे जो अवशेष हैं वो धीरे धीरे पानी, 1 पानी 2 पानी के बाद जैसे अपनी फसल बड़ी होगी तो वो मिट्टी में मिलके और अपने खाद के रूप में काम आ जाते हैं। खेत तैयारी अच्छे से करें तभी हमारी फसल अच्छे से बोएंगे। और एक बात किसान भाई और ध्यान दें, खासकर जहाँ पे धान बोई जा रही है उसमें सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग ज़रूर करें। हम किसान भाइयों को देखते हैं कि यूरिया और डीएपी के अलावा सिंगल सुपर फास्फेट का हमारे खेतों में बहुत कम उपयोग हो रहा है, तो सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग ज़रूर करें। इससे हमारे खेत की जो मिट्टी है भुरभुरी और नरम हो जाती है। जी जी, अब हम बात करेंगे कि खेत के पास जो मेड़ है या खाली भूमि है, ये कृषि वानिकी क्या है, डॉक्टर प्रभात तिवारी जी बताएंगे। जी जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। खेती के साथ साथ हमारा जो कृषि का दूसरा आयाम होता है जिसे हम कृषि वानिकी कहते हैं, हम देखते हैं कि जहां एक और कृषि योग्य भूमि लगातार कम होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जंगल भी कम होते जा रहे हैं। तो हम एक कृषि वानिकी प्रणाली को विकसित करते हैं जिसमें कि पेड़ों के साथ साथ खेती भी करते हैं। न केवल खेती करते हैं बल्कि हम चारा भी ले सकते हैं, औषधि पौधे भी ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार के अन्य फसलों को भी हम अगर पेड़ों के साथ ले लेते हैं तो उसे कृषि वानिकी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि इसमें पेड़ों को कैसे लगाएं। तो पेड़ों को हमें सर्वप्रथम प्रयास तो ये करना चाहिए कि खेतों की जो मेड़ है हमारी, जो सामान्यतः खाली रहती है, वहाँ हम वृक्षों के माध्यम से उन मेड़ों को भर लें। इससे 2 काम होगा। एक तो क्या होगा कि हमारी मिट्टी में सुधार होगा, मिट्टी का जो वृक्ष होता है वह मिट्टी को संभाल कर रखता है, उसकी संरचना में वृद्धि करता है। वहीं दूसरी ओर उस वृक्षों से कुछ न कुछ किसानों को आमदनी जरूर सुनिश्चित होती है। तो किसान भाई खेतों की मेड़ों पर लगा सकते हैं, या ऐसी भूमि जो कि उनकी बंजर भूमि है या जहां कम पैदावार हो सकती है वहां भी वो कृषि वानिकी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जहां खेती योग्य भूमि है उसमें भी हम अगर उचित वृक्षों का उचित माध्यम से चयन करें और फसलों का चयन वृक्षों के अनुसार करें तो एक अच्छी दूरी रखकर वैज्ञानिक तकनीक से हम खेतों पर भी कृषि वानिकी माध्यम को अपना सकते हैं, और जिससे कि आमदनी में बढ़ोतरी,
साथ ही भूमि की अधोसंरचना में सुधार और वातावरण अनुकूलन जैसी समस्याओं से भी हमें निजात मिल सकता है। किसान भाइयों, आप अपनी खाली भूमि है, बंजर भूमि है या खेतों की जो मेड़ होती हैं उस पर कृषि वानिकी के तहत, अर्थात वानिकी मतलब पेड़ पौधे लगाएं। अब वो फलदार भी हो सकते हैं या उनको ऐसे पौधे भी हो सकते हैं जिन्हें बाजार में बेच के एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, चौपाल कार्यक्रम में हमारे किसान भाई, हमारे विशेषज्ञ अपने विचारों को साझा करते हैं, एक दूसरे की अपनी बातों को कहते हैं। अब मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि उनके मन में कोई सवाल हो, हमारे जो विशेषज्ञ बैठे हैं पूछना चाहे तो पूछ लें आप। मैं तिवारी डॉक्टर साहब तिवारी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे खाली अपनी ज़मीन पड़ी है उसमें कौन सा पेड़ लगाएं कम दिनों में फ़ायदा दे दे अपन? जी तिवारी जी बताएं। जी बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न किया है कि हमारे खेत में खाली ज़मीन पड़ी है, हम ऐसा कौन सा वृक्ष लगाएं जिससे कि कम समय में ही हमको आमदनी मिलने लगे। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अपनी जो बंजर भूमि है या मेड़ों पर, उसमें तो हम वृक्ष जरूर लगाना सुनिश्चित करें। अब किसान भाइयों के साथ समस्या ये आती है कि उनको ये ज़्यादा लंबे समय तक वो इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि पेड़ों की जो उम्र होती है वह 15 साल, 20 साल या 25 वर्ष तक भी हो जाती है। तो हमें कम समय में अच्छी वृद्धि करने वाले वृक्ष लगाना कृषि वानिकी में सबसे लाभकारी होता है, क्योंकि उससे निश्चित रूप से आमदनी सुनिश्चित होती है। तो हम ऐसे वृक्षों का चयन करें जो कि तेजी से वृद्धि करने वाले हों। तेजी से वृद्धि करने का मतलब ये नहीं है कि वो वृद्धि कर लें लेकिन वो आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। अगर आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होंगे तो किसान भाइयों को उससे फायदा इनकम के टर्म्स में नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम बात करते हैं औद्योगिक कृषि वानिकी की। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लकड़ियों की जगह अब प्लाईवुड का उपयोग किया जाने लगा है। बहुत ज़्यादा प्लाईवुड की इंडस्ट्री भारत में विकसित हो रही है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्लाईवुड का जो मटेरियल है वह विदेशों से आयात होता है। तो इसके लिए जो वृक्ष हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में एक वृक्ष चल रहा है जिसे हम मिलिया डूबिया के नाम से जानते हैं। मिलिया डूबिया का वृक्ष 3 से 4 वर्ष में तैयार हो जाता है और प्लाईवुड उद्योग में उसका उपयोग होने के कारण किसान भाई आसानी से बेच सकते हैं और कम समय में भी उसका मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा जहां बारिश अच्छी है, पानी अच्छा है, वहां पॉपुलर का वृक्ष भी बहुत ज़्यादा आप लगा सकते हैं और कम समय में उससे मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के वृक्ष हैं जो कि जलवायु के अनुकूल और मिट्टी की जो हमारी धारण क्षमता होती है उसमें आसानी से लग जाते हैं और कम समय में ही किसानों को मुनाफा दे सकते हैं। तो जरूर इन वृक्षों को लगाना चाहिए और खेती बाड़ी में शामिल करना चाहिए। जी किसान भाइयों, व्यवसाय खेती और कम लागत में अधिक लाभ वाली खेती अगर कह सकते हैं और खेती का लाभ का धंधा बनाना है तो इस तरह के उपाय हमें करना पड़ेगा। आप पॉपुलर और ऐसी पौधे लगाएं अपने खेतों में और उससे अतिरिक्त आमदनी फसल तो मिलेगी। रूप सिंह जी, आप कुछ जानना चाह रहे हैं? सर, मेरा एक प्रश्न था वान की खेती को लेकर। मेरे मेड़ों पे करीब 300 से 400 पौधे लगे हैं अभी वर्तमान में, वो 10 से 12 वर्ष हो गए हैं, कुछ 15 वर्ष के हो गए हैं। अब मुझे उनकी कटाई कराना है, बाजार में बेचना है, तो उसके लिए मेरे को सलाह दें, उचित जानकारी दें। किसकी खेती बात की आपने? सागौन के पौधे लगे। सागौन के पौधे जी। सागौन का पौधा, जैसे कि हम सगमन भी अपनी देसी भाषा में कहते हैं, ये सागौन का पौधा बहुत महत्वपूर्ण होता है और टिम्बर उद्योग में ज़्यादातर प्रचलित है जी, क्योंकि इससे एक अच्छे किस्म का फर्नीचर बनता है। अगर खेतों की मेड़ों पर हमने अपना सागौन का वृक्ष लगाया हुआ है, सागौन का वृक्ष 2 प्रकार का होता है, एक बीज के आधारित और एक टिश्यू कल्चर का वृक्ष होता है। सागौन के वृक्ष में चूंकि ये फर्नीचर उद्योग में जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी मोटाई कितनी है। अगर मोटाई उसकी अच्छी है तो मार्केट में उसका बहुत बढ़िया रेट जो है मिलता है। तो आजकल टिम्बर के बहुत सारे उद्योग हैं। आप अपने नज़दीक के आसपास के किसी उद्योगों से संपर्क करें तो निश्चित रूप से आपको टीक से यानी सागौन से एक बहुत अच्छा दाम मिलेगा, क्योंकि वह वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और फर्नीचर उद्योग में काफ़ी उपयोगी है। तो अपनी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और हम आपको ज़रूर ये सलाह देंगे कि अगर आप अभी अपना सागौन का वृक्ष काट रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो है कुछ ना कुछ उस जगह पर वृक्ष जरूर लगाएं, जो कि आपकी उपयोगिता के हिसाब से और आपकी आय के हिसाब से, दोनों हिसाब से महत्वपूर्ण हो। किसान भाइयों, मनीष जी जो एक नर्मदापुरम से हमारे आए हैं, उन्होंने अच्छी विकसित किस्में की हैं, उनके बारे में बताएंगे। और फिर वर्मा जी से पूछें आप कुछ जी, कोई किस्में उन्नत आपने तैयार की हों अपने खेत में, या तो आप वर्मा जी से पूछें कुछ।
सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। मैंने नींबू की बागबानी भी की हुई है, तो नींबू की बागबानी में सर एक हरी मोटी वाली इल्ली आ रही है, जी। तो वो जैसा कि मैं जैविक का ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो वो वाली इल्ली नहीं मर पा रही सर उससे। मतलब कुछ टाइम के लिए नियंत्रण तो होता है लेकिन दोबारा से फिर आ जाती है। देखिए, तो इसके लिए क्या किया जाए सर? देखिए उसमें दो तरीके हैं। एक इल्ली जो है वो पत्तियां खाती हैं, है ना, वो अंडे जो उसकी एडल्ट तितली होगी वो अंडे दे देती है पत्ते के नीचे। तो अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा आपका जो लार्वा होगा वो पत्ती खाना चालू कर देता है। उसके दो उपाय हैं। अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहें तो बेवेरिया बेसियाना एक टेक्निकल होता है। बेवेरिया बेसियाना फंगस बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, जैविक में आता है। उसको आप 5 ml 1 लीटर पानी में मिला के उसको एक बार स्प्रे कर दीजिए नींबू के पौधे पे, और दोबारा आप 10 से 15 दिन के अंदर आप दोबारा स्प्रे कर दीजिए। आप निश्चित रूप से आपको उसमें मिल जाएगा, बिल्कुल आपके इल्ली ख़त्म हो जाएगी उसमें से। और दूसरा एक जैविक तरीका है नीम ऑयल। अगर मान लो आप ले सकते हैं नीम ऑयल 1500 ppm में और 10,000 ppm में आता है। उसकी 5 ml 1 लीटर मात्रा पानी मिला के नीम ऑयल भी डाल देंगे तो भी उससे इल्ली ख़त्म हो जाएगी। तीसरा केमिकल में, जैसे आपने बताया कि आप जैविक करते हैं, तो आपको अगर जैविक ही करना है तो 2 तरीके आप अपना लीजिए, बेवेरिया बेसियाना और नीम ऑयल। दोनों में से कोई भी उपाय कर लेंगे तो आपकी इल्लियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इल्ली जो आपके कैटरपिलर बोलते हैं उसको, हरे कलर के भी होंगे, मोटी इल्ली होगी, वो तितली के एक्चुअली क्या तितली के अंडे से निकले हुए इल्ली बन जाती है। और फिर वो आप नहीं मरेगा तो वो फिर तितली बन जाएगी। उसका जो 4 फॉर्म होता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, इस तरह से उसका लाइफ साइकिल चलती रहती है। अगर मान लो आप समय से उस पर दवा डाल देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। जी। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमारे विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं, मनीष जी को दें। किसान भाइयों, किसानों और विशेषज्ञों के बीच में कितनी निकटता से बात हो रही है, यही चौपाल का हमारा उद्देश्य है। चौपाल में इसलिए हम किसानों को बुलाते हैं, विशेषज्ञों को बुलाते हैं कि अपनी छोटी छोटी बात हमारे विशेषज्ञों से पूछें, उनका दें। जी, आप आकाश जी आप बताएं। जी, हमारे बीच में जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनसे अभी चर्चा में उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पराली जो है, जो बुवाई के बाद जो कटाई होती है उसके बाद जो पराली निकलती है किसी भी चीज़ की, तो उसको जलाना नहीं चाहिए। जी। मैंने बहुत टाइम पहले से पंजाब और हरियाणा में ये चीज़ देखी है कि उसको जलाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे आसपास या मेरे आसपास मैंने चीज़ें देखी हैं कि किसान भाई इस चीज़ से डरते हैं कि पराली जला देते हैं। वो उनका मानना ये होता है कि पराली यदि हम नहीं जलाएंगे तो आगे वाली जो फसल हम जो बोते हैं उसमें हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि इस चीज़ को नहीं जलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? 2 तरीके हैं। एक तो आप अगर पराली नहीं जला रहे हैं उसके ऊपर या तो रोटावेटर चला दें, है ना। रोटावेटर चलाने से पहले उसको बखर दें, बखरने के बाद रोटावेटर चला दें। अगर नमी है उसमें तो आप वेस्ट डिकम्पोज़र आता है, अपना ICR ने रिकमेंडेड है वेस्ट डिकम्पोज़र, आप उसको स्प्रे कर दीजिए। तो आपको 30 दिन के अंदर उसमें जो पराली के जो अवशेष भी नहीं दिखेंगे, 30 से 40 दिन के अंदर वो पूरे खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, जैसे मैंने बताया, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर आ रहा है। तो ये किसानों का मेरे ख्याल से ऐसा मिथ्य है कि उसमें हम नहीं काटेंगे या नहीं जलाएंगे तो उत्पादन कम हो जाएंगी। लेकिन मैं तो खुद, हम लोग वैज्ञानिक हैं, हम लोग देखते हैं और करते भी हैं। तो आप सुपर सीडर से डायरेक्ट अगर मान लो सोइंग कर देते हैं तो उसमें उत्पादन पे आपका कोई असर नहीं पड़ेगा, ना उत्पादन आपका 1 भी कुंटल उसमें कम नहीं होगा। आप सुपर सीडर से डायरेक्ट बो दीजिए, जो उसमें अवशेष हैं वो ऑटोमेटिकली पानी 2 पानी 3 पानी जब गेहूं में करेंगे तो वो धीरे धीरे गल के वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। पराली जलाना कोई उसका उपाय नहीं है, उससे आपका नुकसान ही होना है। ये मान के चलिए आपका खेत में आपके जो सूक्ष्म तत्व हैं, जीवाणु हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और दिन प्रतिदिन आपकी ज़मीन हार्ड होती जाएगी। अभी तो आप 50 HP के ट्रैक्टर से आप कर पा रहे हैं और फिर 50 की जगह 55 यूज़ करेंगे, फिर 60 करेंगे, तो आपके दिन प्रतिदिन ज़मीन आपकी ख़राब होती जाएगी, ठोस होती जाएगी। अभी भी आप देख रहे होंगे धान लगाते हैं या उसके बाद गेहूं आप लगाते हैं तो बड़ी मुश्किल से आप उसको बखर पाते हैं और दूसरे ऑपरेशन कर पाते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में हमारे किसान भाई आग जरूर लगाते हैं,
हमारे विशेषज्ञ का ये कहना है कि आग तो किसी भी हालत में नहीं लगाना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? अगर ऐसे है तो क्या सलाह देना चाहिए? सर जैसा मैंने बताया जी कि एक तो आप सुपर सीडर से डायरेक्ट उसकी बोनी कर दें। सुपर सीडर में आगे रोटावेटर लगा रहता है, और नमी जैसे आप धान काटने के बाद ज़्यादा समय तक आपको खेत छोड़ना नहीं है। जब नमी रहेगी तभी ये आपको काम करना है। जब इसमें आगे रोटावेटर लगे रहते हैं सुपर सीडर में, और पीछे सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल लगा रहता है। आगे ज़मीन आपको हल्की बनाते जाता है और पीछे से गेहूँ बोते जाते हैं, और उसमें आप फर्टिलाइज़र कम सीड ड्रिल है तो नीचे फर्टिलाइज़र गिरते जाता है और ऊपर से आपके बीज जाते जाता है। तो उसमें आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उसमें आपको जलाने की ज़रूरत ही नहीं। आप अगर सुपर सीडर या हैप्पी सीडर के माध्यम से आप डायरेक्ट स्विंग भी कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, उसको बखर दीजिए, और बखरने के बाद उसको आप रोटावेटर से उसको मिला दीजिए मिट्टी में। और अगर उसमें नमी है तो आप वेस्ट डिकम्पोज़र आता है, मेरे ख्याल से इफ़को कंपनी का आता है, वो 25 रुपये की डब्बी आती है, 200 लीटर में बन जाता है। उसको आप स्प्रे कर दीजिए तो पूरा आपका कचरा गला देगा। और कुछ ये ICR की, जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक वो भी आती है, वेस्ट डिकम्पोज़र लिक्विड फॉर्म में भी आता है, उसको वो भी 200 लीटर में बनता है, उसको भी आप डाल के स्प्रे कर देंगे। पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर मान लो आपको खेत आपको सही रखना है और आपके जीवाणु को बचा के रखना, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक स्प्रे का खर्चा आपका पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़मीन बहुत उर्वर शक्ति बढ़ जाएगी और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके और बढ़ जाएंगे। किसान भाइयों, मेहनत से तो हमारे किसान भाई पीछे नहीं हटते, वो हमेशा निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि खेती में अच्छा से अच्छा उत्पादन हो। किसान भाइयों, पराली की ये समस्या कोई आकाश पटेल अकेले की समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश के किसानों की ये समस्या है। इसका हल बढ़िया बताया मनीष नागर जी को। बताएं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? मनीष जी आप पूछें, बहन जी को बताएं, बहन जी कुछ आप जानना चाहें पूछें। सर मैं पूछना चाहूँगी आपसे, मेरे दशहरी आम के पेड़ हैं, उनमें लाल चीटे जो होते हैं वो भयंकर काटने वाले। अच्छा, इस समय है, इतने बड़े बड़े वो बना लेते हैं। हाँ। उसके लिए क्या करें? जी बताएं, इस समय लाल कीटे ऊपर चढ़ रहे हैं पेड़ पे, क्या करना चाहिए? वो बना लेते हैं खूब, वो इतने बड़े बड़े पत्ते भी इकट्ठे करके और घोंसले टाइप बहुत सारे चीटे लाल इतने बड़े काटने वाले होते हैं वो लाल चीटे। हाँ ठीक है, सामयिक चर्चा है, ठीक है। हाँ बताएं आप। बहुत परेशान। देखिए उसमें एक आपको केमिकल, अभी तो जैसे आपके चीटे लग गए हैं तो उसमें आपको एक दवा आती है केमिकल, आपको सकिंग इंसेक्ट की एक दवा आती है, उसको आपको सबसे पहले उसको आपको स्प्रे करना है। लाल चीटियाँ बड़ी बड़ी होंगी और जाला बना लेता है ना, उसको आप हाँ उसको आपको पूरे आम के ऊपर पहले तो आप स्प्रे कर दीजिए। दवा आई थी सकिंग इंसेक्ट के लिए, एक दवा आती है चींटी मारने की, उसको आप पहले पूरा स्प्रे कर दीजिए। दूसरा, अगर ये एक बार स्प्रे करने के बाद उसके बाद आप देखेंगे ये चींटियाँ चढ़ती कहाँ से है? ज़मीन से ही चढ़ती होंगी ना, ज़मीन से चढ़ती हैं। तो उसका दूसरा उपाय है कि आम के तने के ऊपर आप एक पन्नी लपेट दीजिए। पन्नी लपेट देंगे, पन्नी लपेटने के बाद उसके ऊपर ग्रीस लगा दीजिए। तो जो आपके ऊपर तो आपके जो चीटे लगे थे उसने आपने दवाई स्प्रे कर दी, वो ख़त्म हो गए। नीचे जो होंगे वो ऊपर ना चढ़े, क्योंकि उसमें आपने ग्रीस लगा दिया तो वो चीटी, अगर चीटा जाएगा भी तो उसमें चिपक जाएगा और ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा। तो ऊपर के आपने ख़त्म कर दीजिए, नीचे से जो आ रहा है उसको आप ख़त्म कर देंगे तो आपके संपूर्ण तरीके से इसका चीटियों का नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर श्रीवास्तव जी, आप ये बताएं कि साग सब्जी वाले जो किसान खेती कर रहे हैं उन्हें क्या क्या कोई टिप्स दे दीजिए उन्हें। हाँ देखिए, साग सब्जी वाले किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है खेत का सघन निरीक्षण करें और रोग ग्रसित पौधे हैं अगर खेत में तो उनको निकाल दें। साथ में सिंचाई के साथ साथ जल निकास भी बहुत आवश्यक है। समय समय पर अतिरिक्त जल को निकालें और जैसे ही रोगों का या कीड़ों का प्रकोप दिखाई देता है अनुशंसित कीटनाशक फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करें। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, आपने साग सब्जी और सामयिक जो जानकारी किसानों के लिए दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर अशोक जी वर्मा, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर तिवारी जी, आपने एक नई बात हमारे किसान भाइयों को आज बताई कि कृषि वानिकी लगाने से क्या फ़ायदा हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप सब लोग विभिन्न गांव प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। दीपावली की एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान भाइयों, हमारी चौपाल में हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हमारे उपस्थित जो किसान भाई आए हैं वो अपनी समस्या का समाधान यहाँ से लेके जाएं और अपने गांव में जाकर किसान भाइयों को वो स्वयं सलाह दें कि सामूहिक खेती करने से या वैज्ञानिक ढंग से खेती करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगली चौपाल में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। ताली आएगा।